Welcome to Shortcut Children. This is Shine Sir, and we are continuing our chapter What is Government? Class 6th CBSE Board from Social Science book. So, most of the parts we have discussed in our first video, that is, we studied about types of government, that is union government, then state government, then local self-government. Then we also studied about the need for the government, why there is need for the government, and what is the meaning of government. We also got in our first video about the organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. So this time we are going to start from the topic democratic government. Now what is the democratic government that we're going to study in this part? इंडिया हैज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत के अंदर जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि भारत एक डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज by the people, for the people and of the people. In a democracy, people don't rule directly, but they elect their own representatives during an election to form the government. Such types of governments are also known as representative democracies. अब भारत जो एक डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ पर जो सरकार चुनी जाती है, जो गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो बाय द पीपल, यानी लोग चुनते हैं. फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए होती है. एंड ऑफ द पीपल, और लोगों के द्वारा ही होती है. और इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि नेताओं को खुद चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा. और इन गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो नेता चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. इस कारण से इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी कहा जाता है. डेमोक्रेसी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है डेमोस मतलब पीपल एंड क्रेटोस मतलब रूल, यानी कि लोगों का रूल. लोकतंत्र इसको हिंदी में कहा जाता है, लोगों का तंत्र. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इट्स सिटीजन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. This means that every adult above the age of 18 years has the right to cast his or her vote in an election. India is the world's largest democracy. Elections in India are held every 5 years. Democracy ensures that the government is responsible for its actions. If the people are unhappy with the government, they can remove it from power. अब भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है. दैट मीन्स अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ज़्यादा का है उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है देश के अंदर, भारत के अंदर. यानी कि आप अभी छोटे हैं, 18 साल से कम है तो यू डोंट हैव द राइट टू वोट. लेकिन हम लोग जैसे, यानी कि द पीपल दोज हू आर अबव द एज ऑफ 18 और ऑफ द एज ऑफ 18, 18 या उससे बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो वोट डालने के अधिकार उनको दिया जाता है. और अगर लोग खुश नहीं होंगे तो वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं. और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, वो हमारे पास हमेशा से नहीं था, शुरू से नहीं था. तो इसके लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ा. इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ा है? मूवमेंट चलाने पड़े. जैसे हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ा है. जिसमें एक मूवमेंट चलाया गया था जो कि यूएस में शुरू हुआ था 1848 के अंदर, जिसको कहा जाता है सफ्रागेट मूवमेंट. इस मूवमेंट के अंतर्गत आपको पता होगा कि ये जो आज राइट आपको वोट डालने की मिली है, ये हमेशा से आपके पास नहीं थी. एक समय था जब हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था. और इवन जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको तो वोट डालने का अधिकार बिल्कुल नहीं था और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकती थी. तो ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं हैं अगर वो पॉलिटिकल फील्ड में आएंगी तो वो अपना जो रोल है एज अ मदर एंड वाइफ्स, वो अपना रोल निगलेक्ट कर देंगी, यानी कि उसको नज़रअंदाज करेंगी. इस कारण से महिलाओं को पॉलिटिकल फील्ड में आने ही नहीं दिया जाता था. फिर एक मूवमेंट चलाया गया 1848 के अंदर अमेरिका में, जिसके मुताबिक जो वुमेन थी, औरतें थी जो पूरी दुनिया भर की, उन सबको राइट टू वोट मिला, यानी कि उनको वोट डालने का अधिकार मिला. दे गॉट द राइट टू वोट इन न्यूजीलैंड इन 1893. न्यूजीलैंड के अंदर 1893 में उनको राइट मिला. ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, यूएस में 1920 में. द फाइट फॉर वुमेन्स राइट टू वोट बिगेन इन फ्रांस इन 1780s एंड 1790s. यानी कि फ्रांस के अंदर 1780 और 90 के दशक में ये सब इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी. इन ब्रिटेन द सफ्रेगेट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1870s. ब्रिटेन में ये 1870 में शुरू हुआ. द पायनियर ऑफ द मूवमेंट वॉज एमेलिन पैंकर्स्ट.
पायनियर का मतलब होता है शुरुआत करता, जिसने इसको शुरू किया है वो जो लेडी है उसका नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्टैम्प भी दिया गया इनके नाम से। तो ये जो लेडी थी पैंकर्स्ट, इनकी वजह से ही ये मूवमेंट शुरू हुआ था। द मूवमेंट अडॉप्टेड एक्सट्रीम मेथड्स टू ड्रॉ द गवर्नमेंट्स अटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इस मूवमेंट को चलाया गया ताकि गवर्नमेंट का अटेंशन इस ओर खींचा जा सके। However, during World War I, the movement changed its plan of action. लेकिन World War I के दौरान इस को बदल दिया गया, थोड़ा इसमें बदलाव किए गए। In 1897, the National Union of Women's Suffrage Societies, that is NUWSS, was formed in the United Kingdom. ये जो बॉडी बनाई गई ये 1897 में यूके में यानी कि इंग्लैंड में बनाई गई। The union held public meetings, wrote letters to politicians, published various texts and organized protest marches to demand women's suffrage. अब इसके लिए क्या किया गया, जगह जगह मीटिंग्स की गई, पॉलिटिशियंस को पत्र लिखे गए, देन टेक्स्ट यानी कि पब्लिश किए गए, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई, फिर प्रोटेस्ट यानी कि विद्रोह किए गए जगह जगह पर ताकि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिल सके। Finally, in 1918, women over 30 years of age who possessed property and educational qualifications were given the right to vote. 1918 में महिलाएं जो 30 साल से ऊपर की उम्र की थी और जिनके पास प्रॉपर्टी थी और एजुकेटेड थी वो लेडीज़, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। ओवर टाइम women were granted the right to vote in other countries as well. फिर धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज में भी इनको अधिकार मिलता गया। डेनमार्क gave women the right to vote in 1915, डेनमार्क में 1915 में, बेल्जियम 1921, फ्रांस 1944, ग्रीस 1934, जापान 1945 और इस प्रकार से ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये बदलाव आता गया। It is noteworthy to observe that India granted all people, men and women above the age of 18 years, the right to vote as soon as it became independent in 1947. और भारत जैसे ही आज़ाद हुआ इसने ये जो स्टेप था ये तुरंत उठाया और भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को जो कि 18 साल से उम्र का ज़्यादा उम्र का था, भले वो महिला हो या पुरुष हो, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। चलिए अब देखते हैं था एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। अपार्थाइड क्या था? अब ये जो वर्ड यूज आप देख रहे हो यहाँ पर अपार्थाइड, इसका मतलब होता है रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति मतलब आपको पता होगा कि पुराने समय में इवन गांधी जी के रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं, जब साउथ अफ्रीका गए तो उनसे भी काफ़ी भेदभाव किया गया क्योंकि वो काले थे, यानी कि ही बिलोंग टू इंडिया। तो वाइट पीपल जो थे, ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियंस थे, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते थे काले लोगों से। इस कारण से जो काले लोगों से बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, इसी को कहा जाता था अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। तो इसके विरोध में भी बहुत जगह पर मूवमेंट चलाए गए थे, तो उसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। For a long time, a form of racial discrimination called apartheid was practiced in South Africa by the white minority government. अब साउथ अफ्रीका में वाइट लोग रहते थे जो माइनॉरिटी में थे भले वो, लेकिन वो लोग काले लोगों से बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। अंडर दिस सिस्टम पीपल वर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड स्किन कलर, यानी कि उनको नस्ल के आधार पर, उनके स्किन कलर के आधार पर उनको बांटा जाता था। Policy of racial segregation was followed wherein whites and blacks had to live in separate area, यानी कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, यानी कि सेपरेट एरियाज में रखा जाता, यानी काले लोग जो थे उनको गोरे लोगों के एरियाज में नहीं आने दिया जाता था। There were separate schools, separate coaches and separate markets for each of them. अब देखिए सेपरेट स्कूल्स थे, सेपरेट कोचेज, यानी कि उनकी ट्रेन जो होती थी वो भी अलग चलती थी और मार्केट भी अलग, यानी कि उनको, यानी कि समझिए कि दुनिया के अंदर एक दीवार खड़ी करके दो हिस्सों में बांट दिया गया था। The blacks did not have the right to vote and did not have a say in the governance of the country. काले लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था और ना ही गवर्नमेंट के अंदर उनको कुछ बोलने का अधिकार दिया जाता था। The minority government ruled ruthlessly over the blacks who formed 80% of the population. अब देखिए 80-20 का रेशियो था, यानी कि ब्लैक लोगों की संख्या जो थी वो 80% थी, फिर भी उनको जो 20% लोगों की जो जनसंख्या थी जो कि वाइट पीपल की, वो लोग बड़े रूथलेसली, यानी कि बड़ी ही निर्दयता से उनके ऊपर रूल करते थे। The struggle against the policy of apartheid was undertaken by the African National Congress and its leader Nelson Mandela. बहुत ही बड़ा नाम है ये नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति जानता है। तो नेल्सन मंडेला ने, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध करने का सबसे पहले शुरुआत किया। Mandela waged a long struggle against the racist policies of the South African government. As a result, he was imprisoned for 27 years and released only in 1990. अब मंडेला ने सरकार की पॉलिसी का विरोध करना शुरू किया और इसी के कारण उन्हें 27 साल अपने जीवन के जेल में काटने पड़े
और कुछ साल पहले समझिए कि 1990 में इनको रिहा किया गया। In 1994, Mandela was elected the first black president of South Africa. 1990 में रिहा होने के बाद धीरे धीरे ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी ये ख़त्म होने लगी और ये पूरी दुनिया से ही ख़त्म हो गई। और उसके बाद साउथ अफ्रीका का जब 1994 में इलेक्शन हुए तो उस समय ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए साउथ अफ्रीका के। फाइनली अपार्थाइड वॉज अबॉलिश्ड इन द कंट्री। तो इस प्रकार ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी ये देश में से निकल गई, इसको हटा दिया गया। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं। यू हैव रेड अबाउट द नीड फॉर गवर्नमेंट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। Democracy, which is regarded as people's government, is considered to be the most suitable form of government because it represents the needs and aspirations of the people of the country. अब डेमोक्रेसी जो फॉर्म हमने पढ़ी है गवर्नमेंट की, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इसके अंदर देखिए डायरेक्ट पावर लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो उनके हाथ में है। यानी कि वो अपनी इच्छाओं को, अपने जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनका देश के प्रति जो उनका एक फ़र्ज़ है उसको पूरा करते हुए अगर कोई राष्ट्रीय नेता उसका विरोध करता है, उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको हटा सकते हैं कुछ समय के लिए। तो हम कह सकते हैं कि द democracy is the best form of government. All people have a right to have a say in how they wish to be governed and who their leaders ought to be. It was the dream of our freedom fighters to give India this right, and they waged a long struggle to obtain the rights which we enjoy today. तो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम लोग जो हैं, हम किस प्रकार से हमारा देश चलाया जाए, हम अपनी मर्ज़ी से अपने लीडर्स को चुन सकते हैं, हमारे लीडर्स किस तरह काम करें, किस तरह वो हमारे देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं, ये सब इच्छाएं, ये सब विशेष जो हमारी हैं, जो सिटीजन्स की हैं, अगर वो हमें पूरी होती नहीं दिखती हैं किसी नेता के थ्रू, तो हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं आने वाले इलेक्शंस के अंदर। और हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ है, उनका भी ये सपना था कि भारत के लोग जो हैं, भारत जो है वो दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, जैसा कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो भी राइट्स आज हमको मिली हैं वो सब हमारे इन फ्रीडम स्ट्रगलर्स की वजह से ही, ये जो हमारे नेता थे, ये जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए, इनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। सो वी शुड बी प्राउड दैट वी ऑल आर इंडियंस एंड हम दूसरे देशों की जो देखते हैं कंडीशन, उसके मुकाबले भारत में रहते हुए मैं कहूँगा कि वी आर मच ब्लेस्ड टू हैव बॉर्न इन सच अ कंट्री जहाँ पे हमको डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार है। जी बहुत सारी कमियां ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ दूर होता जा रहा है एंड होपफुली इन वेरी सून इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।